हेलो स्टूडेंट्स। इतिहास के स्रोत के रूप में इस वीडियो में हम कल्हण की राजतरंगिणी के बारे में बात करेंगे। कल्हण को हम भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक ग्रंथों की अंतर्गत एक लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में स्वीकार करते हैं और ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हण की राजतरंगिणी का स्थान सर्वोपरि है। कश्मीर के इतिहास के अध्ययन के लिए कल्हण की राजतरंगिणी ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ या स्रोत है, साहित्यिक ग्रंथ भी हम इसको मानते हैं, तो यह एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। राजतरंगिणी का रचना काल 1148 49 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इसमें कल्हण ने भूवैज्ञानिक युग यानी कि जियोलॉजी से लेकर के स्वयं अपने युग 12वीं सदी तक के कश्मीर के इतिहास का पूरा विवरण दिया है। राजतरंगिणी जैसी इस ऐतिहासिक कृति की रचना कश्मीर में ही क्यों हुई, इसका भी जवाब इतिहासकारों ने ढूंढा है और उनके अनुसार कश्मीर इस समय एक ऐसा क्षेत्र था जहां इतिहास या ऐतिहासिक लेखन की परंपरा शुरू हो चुकी थी। दूसरा, भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर इस तरह से अवस्थित था कि वहाँ के लोग का अपना एक अलग इतिहास, अलग संस्कृति डेवलप हुई थी। अतः उनका विवरण एक अलग प्रकार से इतिहास को अपने में समेटे हुआ था, इसलिए उसके वर्णन करना ही इस समय कल्हण की अपनी एक मात्र बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ के लोग जो थे उन्होंने उनकी अपनी कुछ विशेषताएं थी, निजी विशेषताएं थी, उनकी जो क्षेत्रीय चेतना थी वह काफ़ी विकसित थी। इसीलिए कश्मीरियों ने क्षेत्रीयता की चेतना के साथ साथ अपनी इतिहास की रुचि को भी प्रोत्साहन दिया और इसी कारण से ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हुई। तीसरा, कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचलन एक और अन्य कारण था। बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद की अपेक्षा अधिक बौद्धिक चेतना प्रदान करता था और इसी के कारण से बौद्धिक चेतना की वजह से ही ऐतिहासिक रचना उस समय की गई थी, या रचना कई प्रकार की साहित्यिक रचनाएं उस समय की गई थी। चौथा कारण हम माने तो चीनी या मध्य एशिया जैसी कुछ सभ्यताओं से कश्मीर का बौद्धिक और सांस्कृतिक संपर्क जो था वह बड़ा था और इसी कारण से उस समय साहित्यिक रचना को भी प्रोत्साहन मिला था और यही कारण था कि इतिहास लेखन की परंपरा कश्मीर में विकसित हो पाई। पांचवा कारण हम माने तो जिस काल अवधि में इसने जो रचना करी है, कल्हण ने जो रचना करी है यानी कि 12वीं सदी में, उस समय पूरे भारत में क्षेत्रीयता की भावना यानी छोटे छोटे राजतंत्रों का उदय, अपने अपने राज्यों का उदय हो चुका था, तो क्षेत्रीयता की भावना विकसित हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में जो 800 से 1200 ईस्वी सदी का जो काल है, उस समय क्षेत्रीय सत्ताओं ने और उनके जो निष्ठावान अनुचर थे या उनके दरबार में रहते हुए जो लेखन कार्य कर रहे थे, प्रशंसक थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक क्षेत्र के लिए रचनाएं करी थी। उसी में से कल्हण एक व्यक्ति था। कल्हण ने जो उस समय अपनी जो साहित्यिक रचना करी, उसका जो महत्वपूर्ण बिंदु जो रहे वह यह कि उसका ऐतिहासिक बोध
या इतिहास से संबंध में उसका जो जागृति थी, तो वह अपनी रचना में न केवल राजनीतिक घटनाओं की क्रियाकलापों का ही उल्लेख नहीं करता है, बल्कि वह तत्कालीन स्थितियों को भी समझने की और उनकी व्याख्या करने की कोशिश करता है। हम कल्हण की बात करें तो आज उसकी जीवन से संबंधित हमारे को इतनी बातें पता नहीं हैं, उपलब्ध भी नहीं हैं, परंतु यह माना जाता है कि वह एक मंत्री का पुत्र था और कश्मीर के लोहार वंश के शासक राजा हर्ष, जो 1089 से 1101 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया है, उनके सलाहकार के रूप में यानी कि एक मंत्री के रूप में उसके पिता विराजमान थे। उनका परिवार राजनीतिक सत्ता के काफ़ी निकट था और यही कारण था कि उसने राजनीतिक गतिविधियों को बहुत ही पास से देखा था और इसी कारण से वह उस क्षेत्र के इतिहास के महत्वपूर्ण युगों के बारे में वह लिख भी पाया, क्योंकि वह एक प्रत्यक्षदर्शी रहा था। वे ब्राह्मण परिवार के थे, इसका वह बहुत ही गर्व के साथ उल्लेख करता है। और हर्ष के बाद में जितने भी शासक आए और उनके शासनकाल में कल्हण को कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद मिलता ही रहा। कल्हण को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला और न ही कोई राजकीय सहायता मिली। यही कारण है कि उसकी रचना जो है वह चाटुकार दरबारियों की तरह से कोई प्रशंसक के रूप में रचना नहीं करी है, वरन उसकी कृति इन प्रशस्तिकारों की कृति से ऊपर उठी हुई है। उसने अपनी रचना में काव्य विधा को अपनाया। उसकी इस रचना में हम देखते हैं कि रसात्मक गुण के साथ साथ ऐतिहासिक मूल्य भी पूर्णतया विद्यमान नज़र आता है और ऐतिहासिक मूल्यों के साथ साथ सत्यता नज़र आती है। उसने जोर दे करके अपने इसमें लिखा है कि कवि को निष्पक्ष होना चाहिए। इसीलिए वह कश्मीर पर शासन करने वाले समस्त राजवंशों की जो भी जानकारी और वंशावली वह देना चाहते थे, उसके साथ में उन्होंने निष्पक्षता बनाए रखी है। उस समय का जो युग है वह काफ़ी अशांत युग था, क्योंकि हर्ष की मृत्यु के पश्चात गृह युद्ध शुरू हो चुका था और गृह युद्ध के साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ संघर्ष का युग भी प्रारंभ हो चुका था। इस तरह से अनिश्चितता और अव्यवस्था उस समय बनी हुई थी। तो ऐसे वातावरण में कल्हण ने अपनी राजनीतिक और ऐतिहासिक रचना को लिखना प्रारंभ करा और इसीलिए वह अपने इतिहास लेखन में सच्चाई को भी लिखने की हिम्मत कर सका। यह एक बहुत बड़ी बात थी। कल्हण ने अपने इतिहास लेखन के द्वारा सांसारिक जीवन व भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को प्रकट करना चाहा था। उनकी इच्छा थी कि लोग अतीत की गलतियों से सबक लें। इसके लिए उसने इतिहास की स्थितियों और घटनाओं का विश्लेषण भी करना पड़ा था और यही विश्लेषण जो है वह उनकी कृति को अन्य कृतियों से ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और उत्कृष्टता तथा विशिष्टता प्रदान करते हैं। कल्हण की मृत्यु के पश्चात जोनराज व अन्य लेखकों ने भी उनके इस कार्य को जारी रखा था। राजतरंगिणी की हम अगर इतिहास के स्रोत के रूप में बात करें तो कश्मीर के इतिहास के अध्ययन के लिए और समकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए राजतरंगिणी एक महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ और प्रामाणिक रचना है। कल्हण ने
उन स्रोतों का विस्तार से विवरण दिया है जिनका उपयोग उन्होंने राजतरंगिणी के लेखन में किया है। उन्होंने अपने इस अध्ययन को उसके पहले के जो इस अध्ययन में उन्होंने अपने से पहले के उन 11 विद्वानों का उल्लेख किया है जिन्होंने कश्मीर के राजाओं की कालक्रम अनुसार सूची दी है। साथ ही कल्लन ने उन विद्वानों की रचना पद्धति का भी विश्लेषण किया है, विवेचन किया है उन्होंने, और उनकी कमियों की ओर भी संकेत किया है।